Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video and this channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Geology, Government Lohia College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University. On today's lecture series of cell biology, I will deliver my talk on mitochondria. प्रिय साथियों, प्रिय विद्यार्थियों और इस चैनल को देख रहे सभी विद्वान साथियों, आज की सेल बायोलॉजी की व्याख्यान श्रृंखला में माइटोकॉन्ड्रिया पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया का मीनिंग होता है माइटो मीन्स थ्रेड, यानी धागे जैसी कोई रचना, और कॉन्ड्रिया का मीनिंग होता है ग्रेन्यूल्स. क्योंकि सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो कुछ कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया धागे के समान रचनाओं के रूप में पाए जाते हैं, कुछ कोशिकाओं में ये छोटी छोटी ग्रेन्यूल्स के रूप में दिखाई देते हैं. और इसकी शेप और साइज जो होती है वो वेरिएबल होती है, वो सेल की फिजियोलॉजी पे डिपेंड करती है, सेल की ऑक्सीजन डिमांड पे करती है, सेल में एटीपी प्रोडक्शंस कैसा है उस पर डिपेंड करती है. सो माइटोकॉन्ड्रिया का सिंपल मीनिंग है माइटो मीन्स थ्रेड एंड कॉन्ड्रिया मीन्स ग्रेन्यूल. इस व्याख्यान में मैं तीन एस्पेक्ट इसके शेयर करूंगा. एक तो माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर, एक माइटोकॉन्ड्रिया का केमिकल कंपोजिशन, और माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा संपादित होने वाले कार्य या फंक्शंस. लेकिन स्ट्रक्चर से पहले कुछ फंडामेंटल जो टॉपिक्स हैं जो कि नीट के एग्ज़ाम के लिए 10+2 के जो बच्चे हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो बैठते हैं उनमें इस तरह के छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं. तो इनमें हिस्टोरिकल पार्ट जैसे सबसे पहले मैं शेयर करूंगा. तो इसमें हिस्टोरिकल पार्ट में सबसे पहले कॉलिकर नामक साइंटिस्ट थे. कॉलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को रेखित पेशियों में सबसे पहले देखा था. कॉलिकर फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व माइटोकॉन्ड्रिया इन स्ट्रिएटेड मसल्स और स्टिफ्ड मसल्स. फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया का फाइला का नाम दिया है क्योंकि ये दिखने में फिलामेंट के जैसे होते हैं. तो फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम है वो फाइला रखा. अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट का टर्म दिया. अल्टमान प्रपोज द टर्म बायोप्लास्ट फॉर दीज माइटोकॉन्ड्रिया. बायो मीन्स लिविंग बींग्स. प्लास्ट है, ये प्लास्टिड से लिया है. प्लांट सेल में जैसे क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल सेल्स में, प्लांट सेल दोनों में जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है. अब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इन दोनों की स्ट्रक्चर है बहुत ही टिपिकल है. दोनों ही एनर्जी ट्रांसड्यूसर्स है. जहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया में फूड सब्सटेंस में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है. तो सेल में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों ही एनर्जी ट्रांसड्यूसर्स का काम करते हैं, और इनको अल्टमान ने इनको बायोप्लास्ट का शब्द है वो प्रपोज किया. इसके बाद में एक साइंटिस्ट और थे बेंडा. बेंडा ने ये बताया कि सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये एक तरह के सहजीवी है. ये जो सिम्बाइंट शब्द है ये इवोल्यूशनरी बेसिस पे दिया है, क्योंकि जब अर्थ की ओरिजिन हुई तो सबसे पहले जैसे प्रोकैरियोटिक एनिमल्स बने, उसके बाद में यूकैरियोटिक एनिमल्स बने. अब प्रोकैरियोट जो होते हैं उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता है. अब ऐसा मानते हैं कि जब प्रोकैरियोट से यूकैरियोट का जब उद्विकास हुआ तो कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर रह गई और वो सहजीवी के रूप में डेवलप हो गई. ये बैक्टीरिया जो यूकैरियोट की सेल के अंदर रह गए, यही बैक्टीरिया आगे चलकर माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गए. क्योंकि अपन देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में और बैक्टीरिया में कई तरह की सिमिलरिटीज पाई जाती है. जैसे दोनों में राइबोसोम्स पाया जाता है, दोनों में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, दोनों में प्रोटीन सिंथेसिस की प्रॉपर्टीज लगभग बराबर होती है.
यदि बैक्टीरिया में और यूकैरियोटिक सेल में क्लोरनफेनिकोल का इंजेक्शंस दे दें तो उसके अंदर ये जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का प्रोसेस है ये रुक जाता है। दोनों में रेप्लिकेशन की प्रक्रिया सेम होती है। तो इस तरह की कम से कम 10-12 तरह की ऐसी सिमिलरिटीज़ हैं जो बैक्टीरिया के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया में सेम होती है। इसलिए ऐसा मानते हैं कि अपनी बॉडी में जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो एक तरह के अंतःसहजीवी है, दे आर लाइक एंडोसिम्बाइट्स। और डेफिनेटली ये करोड़ों वर्ष पहले के प्रोकैरियोट हैं जो इवोल्यूशन के दौरान यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये रह गए थे। और इसके बाद में क्लॉड नामक साइंटिस्ट थे। तो क्लॉड ने क्या किया कि इनका अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन किया, माइटोकॉन्ड्रिया का अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, क्योंकि सेल में जितने भी ऑर्गेनेल होते हैं सबकी मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग होता है, सबकी एस वैल्यू अलग होती है। और किसी भी सेल सस्पेंशन को जब हम अपकेंद्रित करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो जिस रचना का अनुभार सबसे ज़्यादा होता है वो टेस्ट ट्यूब के पैंदे में एस्टेब्लिश हो जाती है। जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है वो टेस्ट ट्यूब में सबसे ऊपर रहती है। और देखते हैं तो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर अलग अलग तरह के बैंड्स बन जाते हैं। तो परा अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन है वो इन्होंने क्लॉड नामक साइंटिस्ट ने किया। और इसके बाद में एक साइंटिस्ट और थे, नास। हाँ, इन्होंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। ही सजेस्टेड दैट इन माइटोकॉन्ड्रिया सर्कुलर डीएनए इज प्रेजेंट। तो ये कुछ इसका हिस्टोरिकल पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित। अब इसका कई निकनेम भी है। माइटोकॉन्ड्रिया कई नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को जैसे प्लास्टोसोम के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग इसमें कई तरह के नाम आपको देखने को मिलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो रिफर्ड एज प्लास्टोसोम। इसको बायोप्लास्ट का नाम भी दिया जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायोप्लास्ट। इसको फीला के नाम से या फाइला के नाम से, फाइला मीन्स फिलामेंट, फिला के नाम से इसको जाना जाता है। वर्मिक्यूल के नाम से इसको जाना जाता है। वर्मिक्यूल का अर्थ होता है कृमि जैसी कोई रचना है, जैसे अर्थवर्म है, एस्कैरिस है। और अर्थवर्म है, ये दिखने भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, तो वर्मिक्यूल का भी इसको नाम दिया है। इसको कॉन्ड्रियोसोम के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्ड्रियोसोम। और बायोप्लास्ट है, ये टर्म भी प्रॉपर है। और इसके अलावा इसको माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है ये बेंडा ने दिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया मीन्स थ्रेड, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण इसको माइटोकॉन्ड्रिया का नाम भी दिया जाता है। तो ये काफ़ी पॉपुलर नेम है इसके, माइटोकॉन्ड्रिया के। और अलग अलग सेल्स में इसको अलग अलग, लेकिन वर्तमान में जो टर्म यूज़ किया जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया ये पॉपुलर टर्म है। इसके अलावा और छोटी छोटी बातें माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की आकार और आकृति के बारे में जैसे मैं चर्चा करूँगा। शेप एंड साइज, आकार और आकृति। माइटोकॉन्ड्रिया की शेप और साइज है ये वेरिएबल है। अलग अलग सेल्स में इसकी आकृति अलग अलग तरह की होती है। इसका जो आकार है ये भी वेरिएबल प्रकार का है। और साइज जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा संपादित कार्य के समानुपाती है, या उस सेल पे फिजियोलॉजिकल लोड कितना है, या उस सेल में एटीपी का प्रोडक्शंस कितना है, या उस सेल में एटीपी की डिमांड कितनी है। तो सेल के द्वारा संपादित कार्य के अकॉर्डिंग इसके आकार और आकृति जो होती है वो डिसाइड होती है। तो शेप और साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय ए सेल और फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय ए माइटोकॉन्ड्रिया। इसी तरह संख्या के बारे में नंबर, नंबर से रिलेटेड जो लिंक है ये भी सेल के द्वारा संपादित कार्य के समानुपाती होता है। कुछ सेल फंक्शनल बहुत ज़्यादा होती है, कुछ सेल बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, कुछ सेल इनएक्टिव होती है, कुछ सेल G0 स्टेज में पड़ी रहती है।
कुछ सेल में एटीपी डिमांड बहुत कम रहती है। तो सेल की फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग एक सेल में इनकी संख्या है वो भी परिवर्तनशील होती है। कुछ एग्जांपल जैसे लीवर की जो हिपैटिक सेल होती है, हिपैटोसाइट, तो एक हिपैटिक सेल्स में या एक हिपैटोसाइट में इसकी संख्या लगभग होती है 1600। एक सेल में लगभग 1600 माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, इसके अलावा अमीबा की एक वैरायटी है कावोस कावोस। हाँ, ये फाइलम प्रोटोजोआ का सबसे बड़ा अमीबा होता है, सबसे लार्जेस्ट अमीबा होता है। और एक कावोस कावोस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या लगभग 50,000 तक हो सकती है। इसी तरह जो oocyte जो होता है, डेवलपिंग oocyte, जैसे एम्फीबिया के oocyte हैं, बर्ड्स के जैसे oocyte है, तो oogenesis के दौरान oocyte जो स्टेज होती है उसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या लाखों में, यानी 20 से लेके 30 लाख तक माइटोकॉन्ड्रिया एक डेवलपिंग oocyte के अंदर देखे जा सकते हैं। और विशेषकर जिन एनिमल्स के अंडे बहुत बड़े होते हैं, जैसे ऑस्ट्रिच है, मान लीजिए, बर्ड्स हैं, तो जिनके अंडे बहुत बड़े होंगे उनके अंदर डेवलपमेंट भी क्या होता है, चलता है, वहाँ पर एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए पूरे डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए जितना पोषण चाहिए, जितना न्यूट्रिशन चाहिए, वो पूरा न्यूट्रिशन प्रकृति ने अंडों के प्रोडक्शंस के दौरान ही उसके अंदर असेंबल कर दिया होता है। तो oocyte के अंदर इनकी संख्या जो है वो लाखों में पाई जाती है। हाँ, इसके अलावा कोशिकाओं में इसका वितरण कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। डिस्ट्रीब्यूशन में भी, इसमें भी वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। कई बार माइटोकॉन्ड्रिया एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्लस्टर के रूप में एग्रीगेट हो जाते हैं। कई बार माइटोकॉन्ड्रिया पूरी सेल के अंदर ये स्कैटर्ड रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। लेकिन जनरली ये देखा गया है कि सेल में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह प्रोटोजोन में जो संकुचनशील रिक्तिका होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, क्योंकि फ्रेश वाटर के जो एनिमल्स हैं, अमीबा है, जैसे पैरामीशियम है, यूग्लिना है, इनमें निरंतर पानी के अंदर, पानी बॉडी के अंदर एंटर करता रहता है और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल निरंतर बनती रहती है, डिस्चार्ज होती रहती है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में निरंतर सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, ये प्रोसेस चलता रहता है। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की फंक्शनिंग के लिए, सेल के ऑस्मो रेगुलेशंस को मेंटेन करने के लिए वहाँ पर एटीपी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए संकुचनशील रिक्तिका के चारों ओर भी माइटोकॉन्ड्रिया का एग्रीगेशन है वो देखा गया है। तो इसके वितरण के बारे में कई तरह के एस्पेक्ट जैसे हो सकते हैं। इनका स्कैटर्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, लेकिन ये जनरली देखा गया कि अंदर के चारों ओर मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेंगे। और प्रोटोजोन सेल्स में जो संकुचनशील रिक्तिका होती है उसके चारों ओर इसके जो गैदरिंग है वो देखने को मिलेगी। हाँ, एक एस्पेक्ट इसमें और है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन, अभिविन्यास। हाँ, अब ये देखा गया कि सेल में जैसे साइक्लोसिस चलता रहता है, साइटोप्लाज्म का फ्लो सेल में कैसा है, तो जिधर साइटोप्लाज्म का फ्लो होता है उसी डायरेक्शंस में माइटोकॉन्ड्रिया भी अरेंज होते हैं। और जिस तरह का साइटोप्लाज्म का फ्लो होता है उसके अकॉर्डिंग इसकी आकृति भी हो जाती है। तो जनरली ये देखा गया है कि कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य का प्रवाह किधर है, उसी प्रवाह के अकॉर्डिंग इस माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिएंटेशन है वो देखने को मिलेगा। सिंपली जैसे मान लीजिए आपके पास कोई छोटे पौधे की जैसे स्टेम हो और उस स्टेम के नीचे मान लीजिए जड़ के फाइबर्स हों, 1-1 फीट लंबे मान लीजिए जड़ के फाइबर्स हों। अब उस फाइबर्स को आप बहते हुए जल में, तालाब हो सकता है, कोई नदी हो सकती है मान लीजिए, उस नदी के अंदर उस आप स्टेम को जैसे आप डिप करोगे तो आप देखोगे जड़ के जो फाइबर है जिधर पानी बह रहा है उस डायरेक्शन में वो अभिविन्यासित हो जाते हैं, ओरिएंट हो जाते हैं। वही सेम फंडामेंटल इस माइटोकॉन्ड्रिया के ओरिएंटेशंस में लगता है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं एक माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर्स के अलावा। अब मैं इसके मेन फोकस पे जैसे आऊँगा, 3 बातें मैं इसमें आपसे शेयर करूँगा। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर,
इसको मैं डिटेल में आपसे बताऊंगा। माइटोकॉन्ड्रिया की केमिकल कंपोजिशन उसको मैं बहुत समरी के रूप में, शॉर्ट समरी के रूप में मैं लूँगा, क्योंकि केमिकल कंपोजिशन भी एक पूरा 1 घंटे का व्याख्यान बनता है। और इसमें एक जापानीज़ ये साइंटिस्ट थे, बायोकेमिस्ट्री में उनकी एक फेमस बुक भी है, लेहनिंजर जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया के सारे एंजाइमों की खोज की है। कौन कौन से एंजाइम किसकी झिल्ली में पाए जाते हैं, किस चेंबर में पाए जाते हैं, क्रिस्टी में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, मैट्रिक्स में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। और लेहनिंजर को इस डिस्कवरी के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो एंजाइम है उसमें भी एक पूरा आधा घंटे का व्याख्यान बनता है, लेकिन यहाँ पर मैं शॉर्ट समरी के रूप में मैं आपसे चर्चा करूँगा। और लास्ट में माइटोकॉन्ड्रिया की जो फंक्शंस हैं, इसका मेन फंक्शन है वो तो एटीपी प्रोडक्शंस ही होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसमें पाया जाता है। इसके अलावा लिपिड सिंथेसिस भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो 3 पहलुओं पे मैं चर्चा करूँगा, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, केमिकल कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और लास्ट में फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो पहला एस्पेक्ट है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर में 4 मुख्य रचनाएं या इसके 4 मुख्य पार्ट हैं जो इसमें देखने को मिलते हैं। पहला पार्ट इसमें होता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन या माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें होता है माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर या माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले कक्ष। माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर। तीसरी इसमें इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है क्रिस्टी। और चौथी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इसमें होती है F1 पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल या ऑक्सियोसोम। तो एक माइटोकॉन्ड्रिया की रचना में ये 4 मेन पार्ट है और चारों पे भी चारों एस्पेक्ट पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। फर्स्ट पार्ट जैसे माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होगी, सेकेंड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर, तीसरी रचना क्रिस्टी और चौथी जो रचना इसके अंदर F1 पार्टिकल्स। अब ये एक बेसिक डायग्राम है, लाइन डायग्राम है एक माइटोकॉन्ड्रिया का। तो माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे बाहर जो है ये तो होती है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। यहाँ इसको मैंने शॉर्ट में रिप्रेजेंट किया है OMM, यानी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इसके नीचे जो झिल्ली है ये कहलाती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन या IMM शॉर्ट में। इसके अलावा आउटर मेंबर और इनर मेम्ब्रेन, इसके बीच में जो खाली जगह होती है इसको बोलते हैं आउटर चैम्बर या पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस। और भीतरी मेम्ब्रेन के भीतर जो ये पूरा स्पेस है खाली, ये कहलाता है इनर चैम्बर। तो माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन हो गई, 2 चैम्बर हो गए। अब इस भीतरी झिल्ली पर आप देख लो ये वृत्त के समान रचनाएं लगी है, इनको F1 पार्टिकल के नाम से जाना जाता है, एलिमेंट्री पार्टिकल के नाम से जाना जाता है, ऑक्सियोसोम के नाम से जाना जाता है। और इस इनर मेम्ब्रेन में ये जो फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर है जो कि इसके इन्वेजिनेशन से बनी है, ये रचनाएं क्रिस्टी के नाम से जानी जाती हैं। तो ये 4 इसके अंदर ये मेन पार्ट हो गए, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर, क्रिस्टी और F1 पार्टिकल्स। अब माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन है ये दोहरी झिल्ली होती है। एक तो इसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन हो गई, बाह्य झिल्ली, एक इसके अंदर भीतरी झिल्ली होगी। तो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। बाह्य झिल्ली है ये कंटिन्यूस है, पूरे माइटोकॉन्ड्रिया में चारों तरफ ये प्रेजेंट होती है, कंटिन्यूस होती है। और बाहरी झिल्ली के अंदर क्या होगा, लिपिड की मात्रा ज़्यादा होती है, प्रोटीन की मात्रा कम होती है। बाहरी झिल्ली पूर्णतः पारगम्य है, इट इज़ टोटली परमेबल।
इसलिए साइटोप्लाज्म में जो भी मॉलिक्यूल होगा वो बाहरी झिल्ली को भेद कर आउटर चैम्बर में आ जाता है। लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो होती है, इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, लिपिड की मात्रा कम होती है। और इनर मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिव परमेबल है, एक तरह से अर्धपारगम्य में झिल्ली है। इसलिए आउटर चैम्बर से इनर चैम्बर में मॉलिक्यूल की जो एंट्री होती है वो सिलेक्टिव होती है। तो बाहरी झिल्ली पारगम्य है, भीतरी झिल्ली अर्धपारगम्य या चयनात्मक पारगम्य है। लेकिन बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो दोनों का सेम है। दोनों में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल मेम्ब्रेन के जैसा ही है, यानी प्रोटीन लिपिड प्रोटीन। जैसे प्लाज्मा झिल्ली में फ्लूइड मोजाइक मॉडल अपने पढ़ा है, सैंडविच मॉडल अपने पढ़ा है, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन मॉडल अपने पढ़ा है। तो यहाँ पर भी इन दोनों झिल्लियों की जो बेसिक जो ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिक जो स्ट्रक्चर है, बेसिक जो इसकी एनाटॉमी है वो प्रोटीन लिपिड प्रोटीन प्रकार की होती है। यानी झिल्ली में दोनों तरफ प्रोटीन्स की लेयर है और उसके बीच में लिपिड की बाइलेयर है। लेकिन केमिकल कंपोजिशन में वेरिएशंस मिलेगी। और ये मैंने अभी आपको बताया कि आउटर मेम्ब्रेन जो होती है ये इसमें लिपिड कंटेंट ज़्यादा है, प्रोटीन कंटेंट कम है। लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो होती है इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है, लिपिड कंटेंट कम होता है। आउटर मेम्ब्रेन है वो परमेबल है, और परमेबिलिटी का मेन कारण क्या होता है कि बाहरी झिल्ली जो होती है उसके अंदर पोरिन प्रोटीन्स के छेद पाए जाते हैं, और इन छिद्रों के कारण क्या होगा, ये पूरी झिल्ली पारगम्य होती है। इसलिए कोई भी मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म से आउटर चैम्बर में तो आ जाएगा, लेकिन आउटर चैम्बर से इनर चैम्बर में जो एंट्री होती है वो भीतरी झिल्ली के थ्रू होती है। और भीतरी झिल्ली है वो सिलेक्टिव परमेबल है, सेमी परमेबल है, और इसका होना ही बहुत जरूरी है। अदरवाइज तो क्या होगा, कोई भी मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर कर सकता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती है वो 2 डायमेंशनल भी होती है, 3 डायमेंशंस भी होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मैट्रिक्स में जो रिएक्शंस होगी वो तो 2-3 डायमेंशनल टाइप है, और मेम्ब्रेन सपोर्टेड जो रिएक्शंस होती है वो 2 डायमेंशनल्स होती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बारे में एस्पेक्ट। और इन झिल्लियों की मोटाई है वो भी 70 से लेके 80 एंगस्ट्रॉम तक होती है, यानी प्लाज्मा झिल्ली जैसी इसकी मोटाई होती है। सेकेंड स्ट्रक्चर है इसमें माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर। अब माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर है ये भी 2 होते हैं इसमें, एक तो आउटर चैम्बर या बाह्य कक्ष, एक इनर चैम्बर या भीतरी कक्ष है। आउटर चैम्बर जो होता है ये बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली के बीच में है, और पूरे माइटोकॉन्ड्रिया में परिधि पर है, चारों तरफ परिधि पे प्रेजेंट है। इसलिए आउटर चैम्बर को कई बार पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस के नाम से भी जाना जाता है। पेरी का मतलब पेरीफेरी, कॉन्ड्रियल मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर जो आउटर चैम्बर है इसको पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें जो तरल भरा होता है वो लो डेंसिटी वाला होता है। इट इज़ फिल्ड विथ ए फ्लूइड हैविंग लो डेंसिटी। और ऐसा भी मानते हैं कि आउटर चैम्बर में जो फ्लूइड भरा हुआ है उसकी डेंसिटी, उसकी विस्कोसिटी, उसकी शांतता, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ लगभग सेल के साइटोप्लाज्म जैसी होती है, क्योंकि साइटोप्लाज्म भी बिना किसी बाधा के, क्योंकि आउटर झिल्ली परमेबल है इसलिए साइटोप्लाज्म भी बिना किसी बैरियर के, बिना किसी बाधा के आउटर चैम्बर के अंदर एंटर कर सकता है। तो पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस में जो फ्लूइड भरा हुआ है उसका भी केमिकल मेकअप लगभग साइटोप्लाज्म के जैसा ही होता है। और इनर चैम्बर जो होता है ये बहुत बड़ा है, क्योंकि पूरे माइटोकॉन्ड्रिया में जो खाली स्पेस है ये एक्चुअल में इनर चैम्बर ही है। और आउटर चैम्बर जो होगा ये क्रिस्टी के अंदर भी प्रेजेंट है, क्योंकि क्रिस्टी का निर्माण भीतरी झिल्ली के इन्वेजिनेशन से हो रहा है। और क्रिस्टी जो है एक तरह से विलाई के समान रचनाएं होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, और इनर मेम्ब्रेन के अंतर्वलन से इसका निर्माण होता है। इसलिए क्रिस्टी के अंदर जो खाली स्पेस है वो खाली स्पेस एक्चुअल में आउटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। और भीतरी चैम्बर के अंदर जो सब्सटेंस होगा उसको मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है। वो होमोजेनस प्रकार का होता है, हाई डेंसिटी वाला होता है। तो आउटर चैम्बर की प्रॉपर्टीज़ अलग तरह की है, इनर चैम्बर की प्रॉपर्टीज़ अलग तरह की है, और इन दोनों के अंदर अलग अलग तरह के एंजाइम्स पाए जाएंगे।
रेस्पिरेशन के प्रोसेस में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट इज क्रिस्टी। अब क्रिस्टी क्या होती है? भीतरी झिल्ली के अंतर्वलन से जो रचनाएं बन रही है ये क्रिस्टी के नाम से जानी जाती है। क्रिस्टी की शेप, साइज, संख्या, अरेंजमेंट ये हमेशा वेरिएबल होता है। और जिन सेल्स में फिजियोलॉजिकल लोड बहुत ज़्यादा है, एटीपी प्रोडक्शंस बहुत ज़्यादा है, एटीपी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया पे लोड बहुत पड़ता है, वर्कलोड। और किसी भी रचना पे वर्कलोड जब पड़ता है तो उस रचना की साइज बड़ी हो जाती है। जैसे मैं अपने ह्यूमन में भी देखा होगा, मान लीजिए एक आदमी ने एक किडनी अपनी डोनेट कर दी। अब एक किडनी डोनेट कर दी तो पूरे ब्लड का फिल्ट्रेशन पहले 2 किडनी कर रही थी, अब क्या होगा, बची किडनी है वो ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है। तो किडनी डोनेशन के बाद में देखा गया कि उस व्यक्ति में उस किडनी की साइज बढ़ जाती है। इसको हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। इसी तरह किसी मनुष्य में जैसे एक पैर में जैसे पैरालाइसिस हो गया, लकवा जैसे आ गया, तो पहले आदमी दोनों पैरों पे उसकी पूरी बॉडी का वेट है वो बियर होता था। अब एक पैर में पैरालाइसिस हो गया तो उसकी पूरी बॉडी का वेट एक टांगों की मांसपेशियों पर पड़ता है। और ऐसे व्यक्तियों में आप देखना उनकी पिंडी जो होती है वो उसकी मांसपेशियाँ जो होती है वो काफ़ी डेवलप हो जाती है, क्योंकि एक पैर पे लोड पड़ रहा है। तो यहाँ पर वर्कलोड का जो फिनोमेनन है वो इनके ऊपर अप्लीकेबल होगा। लेकिन इनकी क्रिस्टी की जो आकार और आकृति है वो अलग अलग तरह की है। कुछ आकृति जैसे मैं शेयर करूँगा, जैसे कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी का अरेंजमेंट इस तरह का देखने को मिलेगा। कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी का जो अरेंजमेंट है वो इस तरह हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स टाइप का भी हो सकता है। कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में ये भी देखा गया है कि पूरे माइटोकॉन्ड्रिया में एक ही क्रिस्टी है और ये क्रिस्टी इस तरह स्पाइरल रूप में, कुंडलित रूप में पूरे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये फैली हुई है। तो कई बार सिंगल क्रिस्टी की जैसी स्ट्रक्चर होती है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने को मिलेगी। तो अलग अलग माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी की आकार, आकृति, संख्या, उनका अरेंजमेंट ये देखने को मिलेगा। तो सिंगल क्रिस्टी यदि होगी उसकी डेफिनेटली साइज बहुत बड़ी होगी। क्रिस्टी की संख्या यदि ज़्यादा होगी तो उनकी जो साइज है वो छोटी होगी। लेकिन उनका अरेंजमेंट वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, ट्रांसवर्स भी हो सकता है, सर्कुलर टाइप का भी हो सकता है, स्पाइरल टाइप का भी हो सकता है। अकेली क्रिस्टी हो तो उसका आकार भी बहुत बड़ा होता है। और लास्ट जो स्ट्रक्चर है इसमें दैट इज F1 पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल या ऑक्सियोसोम। और F1 पार्टिकल की जो खोज है वो एक साइंटिस्ट थे फर्नांडीज मॉरन, इन्होंने इसकी खोज की थी। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ये बहुत बड़ा पार्ट है। F1 पार्टिकल जो होता है इसके अंदर 3 मेन इसके अंदर रचनाएं होती है, या F1 पार्टिकल 3 भागों में डिवाइड होता है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज हेड, सेकंड जो पार्ट है ये कहलाता है वृंत या स्टॉक, और तीसरा जो पार्ट है ये कहलाता है बेस। तो यहाँ पर जो हेड है, हेड जो है ये पॉलीहेड्रल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, पिरामिड के समान भी हो सकता है। और जनरली जो बैक्टीरियोफेज वायरस का जो हेड है उसके जैसे इसकी आकृति होती है, पॉलीहेड्रल। स्टॉक जो होता है ये छोटे डंठल के समान या छोटे फिलामेंट के समान इस तरह की रचना है। और बेस जो होता है ये जनरली रोम्बोइडल टाइप का होता है। तो एक F1 पार्टिकल की जो रचना है वो इस तरह की है। ये इसका हेड हो गया, ये पार्ट इसका स्टॉक हो गया,
ये पार्ट इसका बेस हो गया। और हेड जो होता है इसके अंदर ATPase एंजाइम पाया जाता है, ATPase एंजाइम पाया जाता है। स्टॉक जो होती है इसके अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स इसके अंदर देखने को मिलेगी, एक तो F5 एक F6, और बेसमेंट जो होता है इसके अंदर F0 प्रोटीन जो होती है वो देखने को मिलती है। और ये जो F1 पार्टिकल है ये पूरा छिद्रित है। जैसे मान लीजिए इस तरह की कोई गोल स्ट्रक्चर हो, उसमें ड्रिल मशीन से बीच में एकदम जैसे छेद कर दें, पोर बना दें, तो पूरा जो F1 पार्टिकल है इसके अंदर ये परफोरेटेड है, इसके अंदर ये जैसे छेद है, और ये पूरा छेद इस स्टॉक से हो तो ये बेसमेंट के नीचे तक ये फैला रहता है। और इसी छिद्र के द्वारा क्या होगा कि जो प्रोटॉन जो होते हैं यानी हाइड्रोजन आयन, उनका इसके अंदर विनिमय होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है उसमें ऑक्सीकरण अपचयन की क्रिया होती है, और उस दौरान जो हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं वो हाइड्रोजन आयन इसी चैनल के द्वारा साइटोप्लाज्म के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ये रिलीज होते हैं। तो ये एक इसका बेसिक आर्किटेक्चर है एक माइटोकॉन्ड्रिया का। एक बार इसको फिर मैं ब्रीफ में डिस्कस कर दूं। माइटोकॉन्ड्रिया इज मेड अप ऑफ 4 मेन स्ट्रक्चर। फर्स्ट पार्ट इज mitochondrial membrane, second part is mitochondrial chamber, third part is cristae, and fourth structure is F1 particle or elementary particle और oxyosome। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ये डबल होती है, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल है, इनर मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है। इसी तरह चैम्बर है, ये भी दो हैं, आउटर चैम्बर इनर चैम्बर। आउटर चैम्बर है वो दोनों झिल्लियों के बीच में प्रेजेंट होता है, पूरी परिधि में होता है, इसलिए इसको पेरिकॉन्डियल चैम्बर भी बोलते हैं। और इनर चैम्बर है, इसकी साइज़ बहुत बड़ी होती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया भीतर का जो टोटल स्पेस है वो इनर चैम्बर के रूप में ही रिप्रेजेंट होता है। और भीतरी झिल्ली के इन्वेजिनेशन से जो रचनाएं बनती है, ये रचनाएं क्रिस्टी के नाम से जानी जाती है। और इस क्रिस्टी पे स्टॉक रूपी रचनाएं लगी रहती है, इनको F1 पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल या ऑक्सियोसोम के नाम से जाना जाता है। अब भीतरी झिल्ली की एक बात और इम्पॉर्टेंट बात, भीतरी झिल्ली का ये जो आउटर जो पार्ट है, भीतरी झिल्ली का बाहर की तरफ वाला पार्ट, इसको बोलते हैं सी फेस। सी का मतलब साइटोसोल या साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म की तरफ आमुख होने वाला पार्ट। और भीतरी झिल्ली का भीतरी भाग जो होता है, भीतरी झिल्ली का भीतरी भाग, इसको बोलते हैं एम फेस। एम का मतलब मैट्रिक्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात और है जो मैं आपको बताना भूल गया था। तो भीतरी झिल्ली का बाहरी भाग, इसको बोलेंगे सी फेस। सी का अर्थ है साइटोसोल या साइटोप्लाज्मिक फेस, और भीतरी झिल्ली का भीतरी भाग इसको बोलते हैं एम फेस। एम का मतलब मैट्रिक्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें और है, और ये एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है एक माइटोकॉन्ड्रिया का। अब इसका सेकंड जो पार्ट है केमिकल कंपोजिशन, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। और लास्ट में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा संपादित होने वाले कार्य। मुख्य कार्य तो इसका ATP प्रोडक्शन ही होता है, लेकिन ATP का ये ट्रांसपोर्ट भी करती है, लिपिड का सिंथेसिस भी करती है। लेकिन ATP का संश्लेषण कैसे होता है, ETS का ऑर्गेनाइजेशन कैसे हैं, ETS के मेन कंपोनेंट्स क्या है, उसके अंदर कौन कौन से कोएंजाइम हैं, कौन कौन से साइटोक्रोम्स हैं, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। सो इट इज़ ए concrete account of a structure of mitochondria। और माइटोकॉन्ड्रिया का सेकेंड पार्ट दैट इज केमिकल कंपोजिशन। इस पार्ट को मैं बहुत ही शॉर्ट में समरी के रूप में मैं आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि इसमें भी एक पूरा डिटेल व्याख्यान बन सकता है। क्योंकि लेहनिंजर नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे, विशेषकर एंजाइम पे इनकी बहुत थोड़ा शोध कार्य है। और इनकी वर्ल्ड फेमस बुक भी है बायोकेमिस्ट्री, जो कि पूरे विश्व भर में फेमस है। केमिकल कंपोजिशन में
इसके अंदर जो मेन केमिकल जो है सबसे फर्स्ट जैसे प्रोटीन्स, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन की जो मात्रा है ये लगभग 70% होती है, लगभग 70%। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है OMM, जिसको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स में प्रोटीन की मात्रा होती है 10%, और भीतरी जो झिल्ली होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है लगभग 60%। तो 70% प्रोटीन में 10% प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली में और 60% प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में। सेकेंड कंपोनेंट इज लिपिड। लिपिड की माइटोकॉन्ड्रिया मात्रा होती है 25% से लेके 30% तक। लेकिन लिपिड में आउटर मेम्ब्रेन में लिपिड की मात्रा इनर मेम्ब्रेन से ज़्यादा होती है। इसी कारण दोनों मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी है वो अलग अलग तरह की है। बाहरी झिल्ली है वो टोटली परमिएबल है, भीतरी झिल्ली है वो सिलेक्टिव परमिएबल है या सेमी परमिएबल है। डीएनए, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का डीएनए होता है, उस डीएनए के अंदर एप्लीकेशन भी होता है, ट्रांसक्रिप्शंस भी होता है, इसके अंदर राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है, रेप्लिकेशंस भी करता है, ट्रांसक्रिप्शन भी करता है, ट्रांसलेशंस भी करता है, और ये सारी प्रॉपर्टीज़ प्रोकैरियोट में होने वाले मैकेनिज्म से मिलती जुलती है। डीएनए में, माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए है ये टोटल सेल में पाए जाने वाले डीएनए का 1% होता है, क्योंकि सेल में डीएनए कई स्ट्रक्चर्स में है। क्रोमोसोम्स में डीएनए है, सेंट्रियोल में डीएनए है, गुणसूत्रों में डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट में डीएनए होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है वो टोटल सेल में पाए जाने वाले डीएनए का 1% होता है। इसके अलावा इसमें आरएनए भी प्रेजेंट होता है। क्यों डीएनए है तो ये डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा आरएनए का सिंथेसिस भी करता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में जो आरएनए होंगे उनमें एक स्पेशल बात पाई जाती है कि ये रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम होते हैं, यानी ऐसे एंजाइम जो माइटोकॉन्ड्रिया को जैसे काट सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट एंजाइम है, राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम है, तो उनके प्रति ये प्रतिरोधी होता है। अदरवाइज तो क्या होता है, कई बार डीएनए से जैसे आरएनए बन गया और वो राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम की चपेट में आ जाते हैं, पूरा बना हुआ आरएनए होता है वो डिग्रेड हो जाता है। तो राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम के प्रति ये जो आरएनए होता है इसके अंदर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती है, प्रतिरोधी गुण जो होता है वो इसके अंदर पाई जाता है। इसके अलावा एंजाइम्स, एंजाइम पे मैं पूरा डिटेल डिस्कस नहीं करूँगा। माइटोकॉन्ड्रिया में लगभग 34 तरह के एंजाइम जो है वो ऑब्जर्व किए गए। और अब क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया के जो एंजाइम है वो माइटोकॉन्ड्रिया के खुद के डीएनए से बनते हैं या केंद्र के डीएनए से बनते हैं, जो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है और बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो एंजाइम है उसमें कुछ एंजाइम तो माइटोकॉन्ड्रिया के खुद के डीएनए के द्वारा संश्लेषित होते हैं, यानी उनके जो कॉड है, उनके जो कॉडोन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए के अंदर प्रेजेंट है। और कुछ एंजाइम जो है वो केंद्र के डीएनए में उसके कॉडोन होते हैं। तो न्यूक्लियस का डीएनए होता है वो भी एंजाइम्स बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए है वो भी एंजाइम्स बनाता है। अब केंद्र के डीएनए से वो एंजाइम बनेंगे साइटोप्लाज्म में, वो साइटोप्लाज्म से वो एंजाइम इंपोर्ट होते हैं और इंपोर्ट होके वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आके स्थापित हो जाते हैं। तो इसमें आप ध्यान रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया के जो एंजाइम हैं उनका संश्लेषण, कुछ एंजाइम का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया खुद करता है और कुछ एंजाइमों का संश्लेषण केंद्र के डीएनए के द्वारा होता है। अब इसकी भी एक पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है 34 एंजाइमों की, वो मैं यहाँ शेयर नहीं करूँगा। लेकिन इनकी लोकेलिटी के बारे में आपको जैसे मैं बता दूँ, जैसे आउटर मेम्ब्रेन जो होती है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इसके अंदर 4 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। आउटर चैम्बर जो होता है इसके अंदर 2 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसी तरह भीतरी जो झिल्ली है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इसके अंदर 4 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। और भीतरी चैम्बर जो होता है, इनर चैम्बर, इसके अंदर बचे हुए जितने भी एंजाइम्स हैं
विशेषकर जो क्रेब्स साइकिल के एंजाइम है वो इनर चैम्बर में मिलेंगे, लिपिड सिंथेसिस के जो एंजाइम है वो इसके अंदर मिलेंगे। तो रिमेनिंग जितने भी एंजाइम्स हैं लगभग 10 से लेके मान लीजिए ये 10 हो गए, और 10 से लेके 24 तक जो एंजाइम्स हैं वो सारे एंजाइम इस इनर चैम्बर की मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक आयंस, अकार्बनिक आयंस, तो जितने भी मेटेलिक आयंस हैं इसमें सिंगल वैलेंसी वाले, डबल वैलेंसी वाले, वो सारे इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, जिसमें विशेषकर जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर चांदी भी पाई जाती है, सिल्वर भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होती है। और विटामिन ई जो होता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एक माइटोकॉन्ड्रिया का था। तो विटामिन ए की मात्रा इसमें बहुलता से पाई जाती है। और कार्बोहाइड्रेट में विशेषकर सियालिक एसिड जो होता है, क्योंकि जितने भी मॉलिक्यूल हैं उसमें टर्मिनल साइड चेन के रूप में ये कार्बोहाइड्रेट जनरली अटैच रहता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में। तो सियालिक एसिड जो होता है वो इस माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो ये एक बहुत ही संक्षेप में इसका केमिकल मेकअप। अब चाहें तो इस केमिकल कंपोजिशन में भी पूरा एक डिटेल व्याख्यान हो सकता है, लेकिन वो फिर एमएससी लेवल का है। और इसका डिटेल में पावर पॉइंट के माध्यम से मैं आपसे बहुत शीघ्र ही आपसे मैं शेयर करूँगा। और इसके बाद में फिर इसका लास्ट जो फंक्शंस हैं दैट इज़ 3 मेन फंक्शंस हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, जिसमें एक फंक्शंस तो है इसका एटीपी प्रोडक्शंस या सिंथेसिस ऑफ एटीपी, कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से जाना जाता है, एनर्जी ट्रांसड्यूसर्स के नाम से जाना जाता है। और इसका मेन काम होता है कि भोजन में जो स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है, उसको ये एटीपी के रूप में कन्वर्ट करता है। तो एनर्जी ट्रांसड्यूसर्स के रूप में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। और इसका मेन फंक्शन होता है एटीपी सिंथेसिस या सिंथेसिस ऑफ एटीपी। इसके अलावा सेल में जो एटीपी बनती है उस एटीपी के परिवहन में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है, एटीपी ट्रांसपोर्ट। तो एटीपी के परिवहन में इसका बहुत बड़ा रोल है। और इसके अलावा लिपिड का जो सिंथेसिस है, वसाओं का जो संश्लेषण है, उसके अंदर भी इसका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन यहाँ पर मैं एटीपी सिंथेसिस पे फोकस करूँगा, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, साइटोक्रोम चेन होती है, वो इसके अंदर इन्वॉल्व रहती है। तो इसका जो फंक्शनल पार्ट है ये मैं आपसे शेयर करूँगा। अब इसके माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस में इसका जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो एनर्जी प्रोडक्शंस हैं, इसलिए इसको सेल का पावर हाउस भी बोलते हैं, कोशिका का शक्ति गृह भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसड्यूसर्स होता है। और अपन जो भोजन खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट भी खाते हैं, प्रोटीन्स भी खाते हैं, फैट भी खाते हैं। और इन भोजन में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उस एनर्जी को ये केमिकल एनर्जी के रूप में या एटीपी के रूप में कन्वर्ट करता है। अब एटीपी के प्रोडक्शंस में एनर्जी का जो एफिशिएंट सिस्टम है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। और एटीपी प्रोडक्शंस में कोएंजाइम भाग लेते हैं, इसके अलावा साइटोक्रोम्स भाग लेते हैं। अब इसमें जो कोएंजाइम होते हैं वो तो हाइड्रोजन कैरियर है, जबकि साइटोक्रोम जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं। कुछ साइटोक्रोम में आयरन प्रेजेंट होता है, कुछ के अंदर कॉपर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर इस ETS में भी आप देख रहे हो, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शंस होता है। और केमिस्ट्री का यदि आपको कुछ फंडामेंटल नॉलेज हो तो ऑक्सीकरण अपचयन की कई तरह की परिभाषाएं आपको देखने को मिलेगी, है, यानी हाइड्रोजन जुड़ रही है, हाइड्रोजन हट रही है। हाइड्रोजन हट रही है तो उसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रही है तो अपचयन हो रहा है। इसी तरह ऑक्सीजन जुड़ती है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, अपचयन हो रहा है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन की जो वैलेंसी है Fe+2 से Fe+3 का बनना, Fe+3 से Fe+2 का बनना, इसी तरह Cu+2 से Cu+3 का बनना, Cu+3 से Cu+2 का बनना। तो ये सारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की इवेंट इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर संपादित होती है। और ये जो कंप्लीट ETS होता है ये कोएंजाइम्स का बना होता है और साइटोक्रोम्स का बना होता है। लेकिन
ये पूरी जो चेन है, पूरा जो सिस्टम है, उसमें 4 तरह के कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। एक तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो होता है, इसको सिंबल के रूप में FPN के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी फ्लेवो प्रोटीन ऑफ NADH। कॉम्प्लेक्स सेकंड जो होता है, इसको FPS के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी फ्लेवो प्रोटीन ऑफ सक्सीनेट। कॉम्प्लेक्स थर्ड जो होता है, इसको साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। और कॉम्प्लेक्स फोर्थ जो होता है, इसको साइटोक्रोम A1 और साइटोक्रोम A3 के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो होता है, इसके 2 कंपोनेंट है। इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ये तो होता है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड FMN, और इसका जो सेकंड जो पार्ट है, ये होता है FeNHN, यानी नॉन हीम आयरन, NADH का नॉन हीम आयरन। इसी तरह कॉम्प्लेक्स सेकंड का प्रोस्थेटिक ग्रुप ये होता है FAD, फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और सेकंड कंपोनेंट इसका होता है FeNHS, यानी सक्सीनेट का नॉन हीम आयरन। और कॉम्प्लेक्स थर्ड जो होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर आयरन होता है। कॉम्प्लेक्स फोर्थ में इलेक्ट्रॉन कैरियर कॉपर होता है, क्योंकि यहाँ पर आयरन और कॉपर ये दोनों ही डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, और डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उसके अंदर परिवर्तनशील संयोजकताओं का गुण जो होता है वो पाया जाता है। अब ग्लाइकोलाइसिस के दौरान आपने देखा होगा कि कुछ रिएक्शन तो ऐसी है जहाँ पर डायरेक्ट ATP का प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जिसमें कोएंजाइम का प्रोडक्शन होता है। तो वहाँ पर NADH2 में कन्वर्ट हो गया, NADP NADPH2 में कन्वर्ट हो गया, FADH2 के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर NADPH2 और NADH2 इसके ऑक्सीकरण से 3 ATP की प्राप्ति होती है, FADH2 के ऑक्सीडेशन से 2 ATP की प्राप्ति होती है, और ये पूरी चेन है। और ये जो सिस्टम है, ये ऊर्जा के घटते क्रम में व्यवस्थित होता है, एक सिंगल लेवल पे नहीं है। इसलिए ये ग्राफ के रूप में मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी है, वहाँ पर मिनिमम एनर्जी है, और बीच बीच में ATP का प्रोडक्शन जो है वो होता रहता है। तो इसके अंदर सबसे पहले NAD, ये जैसे कोई काल्पनिक कोएंजाइम है मान लो। अब इस काल्पनिक कोएंजाइम से जो हाइड्रोजन निकलेगी, ये हाइड्रोजन NAD के द्वारा ग्रहण होती है, NAD NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। NADH2 जब NAD में कन्वर्ट होगा तो इसे निर्मुक्त होने वाले हाइड्रोजन FAD के द्वारा ग्रहण हो जाएगी, FAD FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और FADH2 जब वापस FAD में कन्वर्ट होगा तो ये हाइड्रोजन UB क्विनोन के द्वारा, क्योंकि इसके अंदर एक क्विनोन साइकिल होती है, तो UB क्विनोन के द्वारा ये रिसीव होता है, ये UQH2 में कन्वर्ट होता है। अब UB क्विनोन H2 जब वापस UK में कन्वर्ट होता है, अब यहाँ पर क्या होगा, 2 प्रोटॉन रिलीज होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। तो प्रोटॉन जो होते हैं वो तो प्रोटीन चैनल के अंदर एंटर कर जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो साइटोक्रोम के द्वारा रिसीव होते हैं। तो इस साइटोक्रोम चेन में सबसे पहले साइटोक्रोम B, इसके बाद में साइटोक्रोम C, फिर साइटोक्रोम A1, फिर साइटोक्रोम A3। यहाँ पर साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C, इसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं आयरन। अब यहाँ पर आयरन की एक्चुअल में वैलेंसी चेंज होती है, Fe+2 से Fe3 बनता है, Fe3 से Fe+2 बनता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैरियर में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B में आएंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C में आएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A1 में आते हैं। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैरियर कॉपर है, A1 और A3 इन दोनों में इलेक्ट्रॉन कैरियर कॉपर है। तो यहाँ पर साइटोक्रोम A1 के बाद में A3, और उसके बाद में टर्मिनल जो ऑक्सीडेंट होती है वो यहाँ पर ऑक्सीजन खुद होती है, और ये ऑक्सीजन क्या होगा, इधर से जो प्रोटॉन जो आ रहे हैं, प्रोटॉन चैनल, इसके द्वारा ये असेंबल होके यहाँ पर पानी का मॉलिक्यूल बनाती है, और इस पानी को मेटाबॉलिक वाटर के रूप में जाना जाता है। तो मेटाबॉलिक वाटर जो होता है वो फैट के अंदर सबसे ज़्यादा बनता है, कार्बोहाइड्रेट में सबसे कम बनता है। और आपको ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन रिएक्शंस याद हों तो उसमें ग्लूकोज +6 ऑक्सीजन इक्वल टू 6 CO2 +6 वाटर +38 ATP। तो ये पूरे कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडेशन के कॉन्क्रीट रिएक्शंस हैं। और आप ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और दोनों में आप देखोगे तो वहाँ पर 6 जगह पानी के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, 6 जगह वहाँ पर CO2 के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं,
CO2 जहाँ रिलीज होगी, इसका मतलब वहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस है वो संपादित हो रहा है। तो यहाँ पर जो पानी बन रहा है ये उपापचय जल के नाम से जाना जाता है, मेटाबॉलिक वाटर के नाम से जाना जाता है। और इसी की बेसिस पे RQ निकलता है। RQ में क्या होगा, कितनी CO2 प्रोड्यूस हुई, कितनी ऑक्सीजन काम में आई। तो जनरली कार्बोहाइड्रेट का जो RQ है वो 1 होता है, वसाओं का RQ है वो 1 से कम होता है, कुछ एसिड जो होते हैं उसमें RQ का मान 4 भी होता है, इन्फिनिटिव तक भी होता है। तो ये डिपेंड करता है कि वो फूड मॉलिक्यूल हैं वो सैचुरेट है या अनसैचुरेट है। अनसैचुरेट है तो वहाँ पर फिर उसको ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता भी ज़्यादा होती है। तो ये एक ETS सिस्टम या साइटोक्रोम सिस्टम इस ग्राफ के माध्यम से दिखाया है। अब यहाँ पर एनर्जी का डिफरेंस हर लेवल पे है। एनर्जी का डिफरेंस FAD यूबिक्विनोन के बीच में भी है, साइटोक्रोम C साइटोक्रोम A के बीच में भी है। एनर्जी हर स्टेप पे निकल रही है, लेकिन एनर्जी का लेवल इतना ज़्यादा होना चाहिए कि उससे एक ATP का मॉलिक्यूल है वो निर्मित हो सके, सिंथेसाइज हो सके। तो इस ETS के अंदर 3 जगह एनर्जी डिफरेंस सबसे मैक्सिमम मिलेगा। एक तो NAD और FAD के बीच में, साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C के बीच में, और तीसरा मेजर डिफरेंस मिलता है साइटोक्रोम A1 और साइटोक्रोम A3 के बीच में। तो यहाँ पर ATP NAD और FAD के बीच में बनेगी, ATP का प्रोडक्शन यहाँ होगा। दूसरी ATP साइटोक्रोम B और C के बीच में बनेगी, और तीसरी ATP साइटोक्रोम A1 और साइटोक्रोम A3 के बीच में बनती है। अब इस चैन से स्पष्ट है कि जब एक NADH2 का ऑक्सीडेशन होगा 3 मॉलिक्यूल ATP के बनेंगे। जब एक FADH2 का ऑक्सीडेशन होगा 2 मॉलिक्यूल ATP के बनेंगे। जब एक यूबिक्विनोन का ऑक्सीडेशन होगा 2 मॉलिक्यूल ATP के बनेंगे। साइटोक्रोम B का जब ऑक्सीडेशन होगा 2 मॉलिक्यूल ATP के बनेंगे। साइटोक्रोम C का जब ऑक्सीडेशन होगा 1 मॉलिक्यूल ATP का बनेगा। साइटोक्रोम A1 का जब ऑक्सीडेशन होगा 1 मॉलिक्यूल ATP का बनेगा। और साइटोक्रोम A3 का जब ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पर कोई ATP नहीं बनती है, लेकिन टर्मिनल ऑक्सीडेंट यहाँ पर ऑक्सीजन खुद होती है, और लास्ट में ये मेटाबॉलिक वाटर जो है वो बनता है। तो ये एक बहुत ही संक्षेप में कोशिका में ATP का प्रोडक्शंस। अब ये जो ATP जो बन रही है सेल्स में, इस ATP की जहाँ जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया खुद मोमेंट करके चला जाता है। तो ATP का ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मोमेंट भी होती है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ स्पेशल एंजाइम भी पाए जाते हैं, और ये एंजाइम लिपिड सिंथेसिस में काम में आता है। तो वसाओं का जो संश्लेषण होता है, वसीय अम्लों का जो संश्लेषण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर भी होता है। तो 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस है माइटोकॉन्ड्रिया के: प्रोडक्शंस ऑफ ATP, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ATP और सिंथेसिस ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है वो इसका होता है ATP का संश्लेषण। तो ये एक नट सेल में आज का अपना व्याख्यान स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और मैं आशा करता हूँ कि ये व्याख्यान आपके समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आए तो आप इसको बार बार इसको आप ध्यान से सुनें। आपके घर में लैपटॉप है, बड़ी LED लगी है, तो LED के माध्यम से भी आप इस वीडियो को आप देखें, और आपको ऐसा फील होगा जैसे क्लासरूम के अंदर आप क्लास ले रहे हो। क्योंकि अभी तो ये सारी वर्चुअल क्लासेज हैं, रियल क्लासेस नहीं है। लेकिन हमारा मकसद ये है कि स्टूडेंट को ऐसा फील नहीं हो कि हम कॉलेज में नहीं जा रहे हैं, हमारी स्टडी मिस हो रही है। इसलिए ये बोर्ड टीचिंग के माध्यम से शूटिंग करके ये वीडियो आपसे शेयर किए जा रहे हैं, और इनको काफ़ी पॉपुलरिटीज़ मिल रही है। काफ़ी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको पॉपुलराइज करें, अपने फ्रेंड सर्कल के माध्यम से, अपने स्टूडेंट के माध्यम से इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। और व्याख्यान में कोई कमी हो तो वो कमियां भी आप हमें इन्फॉर्म करते रहें, ताकि हम उन कमियों को आने वाली वीडियो में रेक्टिफाई करें, उनको रिमूव करें। और इसी के साथ हमारे कॉलेज की तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से आई एम हाईली थैंकफुल टू यू, आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू very much.